ओके, चलिए जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और हमको हेडिंग देना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग दिया जाए हेडिंग देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग देना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो गया बालक? तो ये बताइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए डेफिनेशन आप नहीं जानते हैं, अगर हेडिंग से बात किया जाए व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप बोलेंगे कि दैट सरफेस व्हिच हैविंग equal potential at each and every point, that is called equipotential surface। कोई सरफेस है जिसके each and every point, कहीं भी, ठीक है, पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो, that surface is called equipotential surface। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन किया जाए, लिखेंगे that surface which having equal potential, that surface which having equal potential at each and every point, equal potential at each and every point are called equipotential surface, are called equipotential surface। क्लियर है बालक? तो अगर बात किया जाए हेडिंग में, तो इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। तो कोई सरफेस है जिसका पोटेंशियल क्या है, इक्वल है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत सारा हमने पॉइंट लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सरफेस दिया गया है, इसका कुछ नाम लेते हैं हम लोग। तो ये ए है, बी, सी, डी एंड ई, और यहाँ पर सेंटर पे कोई चार्ज है। आपसे कहा गया कि इसको जब यहाँ से ए के पास लेके आएंगे तो आप पोटेंशियल बताइए, बी के पास लेके आएंगे तो आप पोटेंशियल बताइए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। तो ये बताइए पोटेंशियल क्या होता है बालक? पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस विल बी सेम एंड चार्ज विल बी सेम। तो याद रखेंगे जब चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सारा रेडियस इक्वल होगा, तभी आप इसको सर्किल बोल पाएंगे। तो जब सबके लिए डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है तो पोटेंशियल विल बी सेम। तो याद रखेंगे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना हो तो VA, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होगा, VB, पोटेंशियल VC, पोटेंशियल VD और पोटेंशियल VE। और आपने बोला द पोटेंशियल विल बी ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल, तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD इक्वल टू VE। ये सब आपस में क्या है बालक, इक्वल है। ठीक है, आप कहीं भी चार्ज को लेके जाइए, सेम वर्क डन करना होता है। 10 जूल हर जगह 10 जूल का वर्क डन करेंगे, और आपका वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के नीचे लिखेंगे इसको।
हो गया बात। लिखेंगे, इसके नीचे लिखना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बताइए इस चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर जो आप हर जगह पोटेंशियल निकाले हैं, इसका वैल्यू कितना होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। ये होता है ना बालक, लिख लिया जाए। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज। अब यहां से हमको आगे पढ़ना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं है, तो शॉर्ट टाइप में रहेगा। तो अभी हम लोग को इसका प्रॉपर्टी पढ़ना होगा। इससे पीछे आप ये भी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल वैसा ही है ये भी। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग देना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक एक करके इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखा जाए, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग, work done in moving a test charge, work done in moving a test charge, work done in moving a test charge from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point on the equipotential surface, from one point to another point on the equipotential surface, on the equipotential surface is 0, on the equipotential surface is 0। अब देखिए आपने लिखा क्या है, समझते हैं। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल, क्लास में जब भी एंट्री करें मोबाइल साइलेंट कर लेगा। चलिए आपने जो लिखा है इसको समझते हैं। हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया गया है और इस पर 2 पॉइंट हमने लिया है। सरफेस पर 2 पॉइंट कंसीडर किया गया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। We take 2 points of the circular path which having equal potential at both the points। 2 पॉइंट लिया गया है। अब इसके लिए अगर पोटेंशियल लिखना हो तो VA potential at point A and VB potential at point B। Now amount of work done to moving a charge from A to B, हमको A से B तक के लिए वर्क डन निकालना है बालक। अब किसी का दिमाग ये भी कहेगा हम वर्क डन जो करेंगे हम सीधे नहीं लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे। हम वर्क डन जो करेंगे कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे, तब बताइए। तो याद रखेंगे वर्क डन आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो आपको ये बताना है कि यहां से यहां तक किसी चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना होगा। तो आपने यही लिखा है कि यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने में हमको 0 वर्क डन करना होगा, देयर इज नो वर्क डन। क्यों वर्क डन नहीं करना होगा?
आप भले ही आप लेके चले जाइए लेकिन आपका वर्क डन 0 कहलाएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। अब देखिए निकाल, इसको प्रूव कर रहे हैं। हमने बोला कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, हम कहां से चार्ज को लेंगे, इस कहां तक लेके जाएंगे, बी तक, इसको लेके जाना है चार्ज को, ठीक। अब बताइए कि अगर ए से बी के पास लेके जा रहे हैं, इफ वी मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब दैट इज द हाई पोटेंशियल, दैट इज द लो पोटेंशियल, तो हेंस वी कैन राइट VB माइनस VA। क्लियर है बालक? लिख सकते हैं ना जी। अब आपने ये बताया कि सर हमको वर्क डन चाहिए WAB, वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो ये क्या होगा, Q और VB माइनस VA। और ध्यान देंगे आपने ये भी बोला कि दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों इक्विपोटेंशियल है, तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल V है और इसका भी पोटेंशियल क्या है, V, क्योंकि नाम ही है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल टू Q, ये भी V, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, V माइनस V 0, hence work done to moving a charge from A to B on the equipotential surface will be 0। क्लियर है बालक? अब कोई ये कहेगा सर यहाँ नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ कहीं लेके जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ये इक्विपोटेंशियल है, सभी जगह पोटेंशियल सेम है, तो आप कहीं भी लेके जाएंगे तो आपका वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? तो इसलिए क्योंकि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज अगर मूव नहीं करता है तो देयर इज नो वर्क डन। कोई दिक्कत बालक? आपको ये भी बताया गया था कि हमें माइग्रेट कब करते हैं, पोटेंशियल निकालते जैसे लोअर से हायर जाना होता है। आपको एग्जांपल याद होगा, एग्जांपल दिया गया था, याद है? हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट किए थे दुकान को, क्यों किए थे? ज्यादा अर्निंग के लिए। तो ज्यादा अर्निंग का मतलब होता है यू वांट टू अचीव मोर पोटेंशियल। आप ज्यादा पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं तो आप कभी भी माइग्रेट कीजिएगा तो कहां, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर है? जब दोनों जगह का पोटेंशियल सेम रहेगा तो माइग्रेट करेगा चार्ज? बिल्कुल नहीं करेगा। डायग्राम बना के इसके नीचे ये लिखना। डायग्राम ये बनाकर इसके नीचे ये सारा देखिए। और इसमें कहीं भी आप निकालिएगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं भी आप निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क विल बी 0। हो गया बालक? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आएंगे। हो गया बालक? चलिए नेक्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखना होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, equipotential surface are parallel to each other, equipotential surface are parallel to each other। हो गया? ये पैरेलल होता है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट में लिखेंगे, equipotential surface do not cross to each other, equipotential surface do not cross to each other, do not cross to each other। अब देखिए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारा सरफेस हम कंसीडर कर ले रहे हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं 3 सरफेस हमने कंसीडर किया है यहाँ पे।
अब यही पैरेलल कहा जाता है वाला, ये पैरेलल है। मतलब आप कहेंगे सर ऐसे कट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करता है, नहीं करता है, तो ये भी कट नहीं करेगा, तो ये पैरेलल कहा जाता है कि पैरेलल है। फिर आपने लिखा है कि डू नॉट इंटरसेक्ट विच अदर, तो जब पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। और एक चीज और ध्यान देंगे, अभी आपने बोला कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मान लेते हैं कि ये सरफेस 1 है और सरफेस 1 का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो केवल इस पोजीशन के लिए 20 नहीं है बालक, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी, कहीं भी इस सरफेस पे कहीं लेंगे तो द पोटेंशियल विल बी सेम। अगर 20 है तो हर जगह कितना होगा, 20 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ सबका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड सरफेस है बालक, तो सेकंड सरफेस का पोटेंशियल हमने लिखा 40 वोल्ट, तो बताइए इसी पोजीशन के लिए 40 होगा कि फॉर ऑल पोजीशन, सबके लिए होगा। अगर हमने बोला कि फॉर सरफेस 3 पोटेंशियल विल बी 100 वोल्ट, लेट मी टेक, तो अब बताइए पोटेंशियल यही के लिए 100 है कि टोटल के लिए भी 100 होगा, कहीं भी निकालना होगा पोटेंशियल विल बी सेम। क्यों पोटेंशियल सेम क्यों होगा, क्योंकि रेडियस आपका सेम है, मतलब जहां पर निकालना है डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम, तो जब तक डिस्टेंस और चार्ज दोनों में से कोई चीज नहीं होगा, हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत, डायग्राम में यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि सर एक ही सरफेस के लिए पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए पोटेंशियल में भी सेम और डिफरेंट। जैसे ये 3 अलग अलग है तो सबका पोटेंशियल सेम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अगर एक ही सरफेस पे बात करें तो एक ही सरफेस पर कहीं किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस 0, और पोटेंशियल सबके लिए एक सरफेस के लिए क्या होगा, सेम। चलिए कितना प्रॉपर्टी हुआ, 3 हुआ ना। 4 नंबर में लिखेंगे, 4 नंबर में लिखा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस indicate a region of a strong electric field, a region of a strong electric field and a weak electric field, a region of a strong electric field and a weak electric field। अब हमको ये बताइए कि आपके सामने 2 डायग्राम दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा है, इसमें डेंसिटी ज्यादा है, बगल वाले में कम है, तो कहां पर कौन सा रीजन आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला, कौन सा वीक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, बगल वाला। तो याद रखेंगे जहां पर डेंसिटी पोटेंशियल सरफेस का ज्यादा हो, जहां पर इसका अमाउंट ज्यादा हो, नंबर ऑफ लाइनिंग्स ज्यादा हो, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट फॉर्म वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर कम रहेगा, डेंसिटी कम रहेगा, वहां पर फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा, काफी क्लोजेस्ट रहेगा, तो यहाँ फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। चलिए एक और लेंगे, 5 नंबर में लिखा जाए the electric field lines or the electric field intensity vector is perpendicular to the equipotential surface अब देखिए आपने क्या लिखा है, तो यहां पर
कोई सरफेस ले लेते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेंटर है बालक। तो ये बताइए कर्व पे किसी पॉइंट का डायरेक्शन कैसे इंडिकेट किया जाता है? टेंजेंट से। जैसे आपसे पूछा गया कि ये इस पॉइंट पर सरफेस का डायरेक्शन बताइए, तो आप कहेंगे कि टेंजेंट बताएगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए सरफेस का डायरेक्शन, ये हो गया। यहाँ पर बताइए ये। तो कर्व पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके सरफेस का डायरेक्शन बताते हैं, इस पॉइंट का डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि ये तो सरफेस का डायरेक्शन ले लिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो बताइए यहाँ एंगल कितना फॉर्म हुआ है? 90 डिग्री बना ले। तो याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। So that is the properties of equipotential surface. हो गया वाले? हो गया बालक? चलिए यहाँ से आगे कंटिन्यू करना होगा हम लोग को। उधर से उधर से चलिए आगे हेडिंग दिया जाए। यहाँ तक है आपको बता दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हेडिंग देंगे, आगे हेडिंग दिया जाए टाइप्स ऑफ, आगे हेडिंग देना होगा टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। उधर से टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए 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 और उधर कोई, चलिए 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 थोड़ा सा उधर से आगे बढ़ो। चलिए यहाँ से सबको कंटिन्यू करना होगा, आप लोग को भी यहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो कल आपको बताया गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और उसका प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो स्टार्ट राइटिंग। तो देखिए ये कितने तरीके का होगा बालक? तो बहुत तरीके का होता है, प्लेन भी होता है, कर्व भी होता है। तो लिखना होगा इसके बारे में। हेडिंग हो गया हम लोग का, लिखेंगे there are various types of equipotential surface. There are various types of equipotential surface. There are various types of equipotential surface. Equipotential surface such as डैश दे देंगे और ए नंबर में लिखेंगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए नंबर में लिखेंगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको डिफाइन भी कर लिया जाएगा, यहीं पर डैश दे दीजिएगा, इसको हम लोग डिफाइन भी कर लेंगे और इसके बाद एक और पढ़ेंगे कर्व, और इसको कंटिन्यू किया जाए। ए नंबर में प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया बालक। लिखेंगे
लिखा जाए if the shape of equipotential surface if the shape of equipotential surface are any plane shape of equipotential surface are any plane then it is called plane equipotential surface. Then it is called plane equipotential surface. Then it is called plane equipotential surface. हो गया बात? तो ध्यान देंगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये बताइए कि ये जो प्लेन वाला है, एक बार हम लोग और पढ़े थे वेव फ्रंट में, याद है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स कहाँ रखना था हमको? इंफिनिटी पे। तो याद रखेंगे इसके लिए भी सोर्स कहाँ रहेगा? इंफिनिटी पे। और प्लेन वेव फ्रंट कैसा था? तो आप बोलेंगे सर पैरेलल दिख रहा था, स्ट्रेट लाइन में था और पैरेलल था, तो बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं होगा ग्राउंड। हो गया? चलिए समझिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके हम लोग लिए हैं और ये बताए कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए ये सोर्स कहाँ होगा? आपका इंफिनिटी पे होगा। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपने बोला ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस पे कुछ लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और ये जो है यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म करेगा? 90। तो ये बताइए कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। आप बोलेंगे सर ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे फील्ड अभी पीछे वाले में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए थे, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये सरफेस का डायरेक्शन। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमने लिखा था they do not intersect to each other, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे बैटरी वाला स्ट्रक्चर आप देखे होंगे बैटरी के अंदर का, उसमें क्या होता है कि जब दो प्लेट कनेक्टेड होता है, जैसे ये है और ये प्लेट कनेक्टेड है, तो ये ऐसे कनेक्ट होता है, आपको लगेगा कि ये क्रॉस किया है, ये क्रॉस नहीं करता है, ये ऐसे कनेक्टेड होता है, मतलब दो के बीच में एक शिफ्ट किया जाता है। ये आपको दिख रहा है कि क्रॉस कर दिए सर, काट दिए, काटे नहीं है, ये जस्ट पैरेलल रखा गया है, ऐसे रखा गया है, ठीक है? तो यही डायग्राम होता है किसके लिए? तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। डायग्राम अब इस पे चार्ज का अगर डेंसिटी लेना हो, किसी को चार्ज दिखलाना हो कि सर चार्ज कितना लेंगे, तो आप चार्ज कोई भी ले सकते हैं, आप पॉजिटिव निगेटिव, जैसे इस पे आप ले सकते हैं कि सर चार्ज अगर दिखाना हो, चार्ज कैसे दिखाएंगे? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। चार्ज कौन सा ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। और याद रखेंगे ये प्लेन शीट है, मतलब इस सबके पास अगर चार्ज पूछा जाए तो चार्ज किस फॉर्म में होगा? तो सिग्मा। सिग्मा किसके लिए था? एरिया के लिए था, इसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगर सिग्मा ले लिए तो ये लाइन नहीं है, ये शीट है, इसके पास एरिया होता है बालक। डायग्राम बन गया। बी नंबर में
कर्व है, कर्व है इक्विपोटेंशियल, बी नंबर में कर्व है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कर्व है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और लिखेंगे इफ शेप ऑफ, if shape of the equipotential surface, if the shape of equipotential surface, shape of equipotential surface is any curve है, shape of equipotential surface is any curve है, then it is called curve equipotential surface, then it is called curve equipotential surface, then it is called curve equipotential surface। हो गया बालक? then it is called curve equipotential surface। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लिए डायग्राम कैसा होगा? तो अभी तो पिछले हम लोग बनाए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए कि यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकलेगा तो फील्ड लाइन इधर चला गया, यहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में आए, तो कहीं भी आए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पर E, यहाँ पर भी ये E है, दैट इज E, और ये सेंटर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? 1/4πε0 r स्क्वायर होता है जी, r ना होता है, इंटेंसिटी में स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कहीं भी पूछा जाए कि बताइए सरफेस के साथ, बोलेंगे 90, कहीं भी सरफेस के साथ 90, ठीक है, सरफेस के साथ 90, ये हमेशा सरफेस के साथ 90 फॉर्म करता है हमारा डायग्राम में। तो दैट इज कॉल्ड कर्व है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कर्व है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो गया वाला? चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बेटा इसको हेडिंग दिया जाए, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है? हेडिंग हो गया बालक? तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है? तो कोई भी कंडक्टर जो होगा अपने अंदर चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है बालक। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटी से बना हुआ है, ठीक है, कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये एक तरह का एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इनसाइड द कंडक्टर। हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है तो उसका कुछ एबिलिटी होता है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए।
और कोई भी कंडक्टर जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा तो इसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। मतलब ये जो आप कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं, ये जो कैपेसिटेंस पढ़ेंगे किसी कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे और उस कंडक्टर का नाम क्या देने वाले हम लोग, कैपेसिटर। अब सवाल ये है कि सर कौन सा कंडक्टर अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है, और जब चार्ज को एनर्जी को स्टोर किया जाएगा तो उसका जो एबिलिटी होगा कि वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा कि कम करेगा, इसी को क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस। क्लियर बालक? तो समझते हैं कि सर ये एनर्जी स्टोर करता कौन है, तो कोई भी कंडक्टर कर सकता है। जैसे इससे आप परिचित होंगे, ठीक है, इसको कैपेसिटर कहा जाता है, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में कोई कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कैपेसिटर और दैट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है बालक, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। अब इसका फंक्शन क्या है हमारे सिस्टम में, इसको थोड़ा समझना होता है कि सर हमारे सिस्टम में इसका फंक्शन क्या है। तो याद रखेंगे ये हमारे सिस्टम में टोटल एनर्जी को एक ही बार डिस्चार्ज करता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये टोटल एनर्जी को एक ही बार में डिस्चार्ज करता है। जैसे किसी भी बॉडी को स्टार्टिंग में मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। जैसे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जिसपे लिख रहे हैं, ये 250 वाट पे काम करता है, लेकिन जब चालू होता है तो इसको ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। जैसे 500 चाहिए इसको, ठीक है, 500 वाट पे ये काम करेगा, उतना एनर्जी इसको चाहिए, लेकिन ये वर्क करता है 250 पर। तो कोई भी वर्क डन चालू करने के लिए जो स्टार्टिंग पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो देखे होंगे, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं चलाना तो पहला जो होता है, पहला स्टेप जो हम लोग पेडलिंग करते हैं तो पहले ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब साइकिल में मूवमेंट आता है तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो मूव करता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जो ठेला गाड़ी पे सामान लेके जाते हैं तो पहले उसको धक्का देता है 2 आदमी, और जब चलना शुरू कर देगा तो वो अपने भी फोर्स से लेके चलता है। उसी तरीके से कोई भी, ठीक है, कोई भी, सबके लिए बात करते हैं, फॉर ऑल डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस होता है तो उसको शुरू में चालू होने के लिए ज्यादा अमाउंट में पोटेंशियल चाहिए होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। अब जैसे ये जो आप कैपेसिटर देखेंगे फैन में लगा हुआ है, तो इसका वर्क क्या है समझिए। फैन को भी मूव करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट अगर ज्यादा एनर्जी दे दे तो उसमें कॉइल रहता है, कॉपर वायर रहता है, और आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएट करता है। तो अगर ज्यादा एनर्जी देगा तो ज्यादा एनर्जी में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है, इसका जो पुश होता है वो कम होता है, और हो सकता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, मतलब आपका वायर जल भी सकता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। जानते हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 220 से 240 तक हम लोग यूज करते हैं। ये जो डोमेस्टिक में यूज करते हैं हम लोग 220 से 240 तक यूज करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब ये करंट जाता है तो उतना एनर्जी नहीं दे पाता है क्योंकि इसका फिक्स है, लेकिन इसको अगर ऐड कर देते हैं सर्किट में तो एक टोटल एनर्जी को एक ही बार में डिस्चार्ज करता है। मतलब फैन को एक तरह से धक्का देने वाला, पुश देने वाला यही होता है, ठीक है, यही फोर्स ज्यादा अप्लाई करता है जिससे उसका मूवमेंट काफी तेजी से आता है। और ये भी होता है कभी ज्यादा वोल्टेज आ गया तो कुछ एनर्जी अपने पास रख लेगा, कभी कम आ गया तो ये सप्लाई भी कर देता है। तो इसको, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। और केवल फैन में नहीं, फैन तो फिजिकली आप देख रहे हैं, ये सभी डिवाइस के लिए दिया जाता है, छोटा से छोटा डिवाइस के लिए भी दिया जाता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा अलग होता है। और ये एक ही बार में ये डिस्चार्ज भी हो जाता है। जैसे आपसे बोले कि हमको 1 गिलास पानी, हमको पानी दीजिए, अब उसमें कुछ बोले नहीं कितना, आप गए 1 बाल्टी पानी लाए और एक ही बार में पलट दिए, है ना जी। तो हमने आपसे ये थोड़ी बोला था कि एक ही बार में मेरे को चाहिए, लेकिन आप लाकर एक ही बार में डिस्चार्ज कर दिए टोटल वाटर को। तो ये भी यही काम करता है कि टोटल एनर्जी को एक ही बार में डिस्चार्ज कर देगा। तो अब एक बार में कैसे डिस्चार्ज करता है थोड़ा सा देख लीजिए।
देखिए मेरे सामने ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया है। अब इसको अगर टच करेंगे तो करंट लग जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा लेकिन लगेगा। ठीक है, जाते समय हम आपसे टच करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपको करना है। देखिए एक ही बार में एनर्जी डिस्चार्ज करेगा। अब हो गया यानी खत्म इसका, मतलब सारा एनर्जी एक ही बार में ये क्या कर दिया, यूज कर लिया। अब यही जो आप देखे हैं स्पार्क देखे हैं, अब देखिए अब कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा एनर्जी ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया। तो ये क्या करता है कि जितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहता है एक ही बार में क्या कर देगा, ठीक है, डिवाइस को दे देता है। तो डिवाइस को एक धक्का मिलता है, पुश मिलता है, और वही पुश क्या करता है, बॉडी में मूवमेंट लाता है वाला। ठीक है, तो ये केवल इसी में नहीं होता है, सभी डिवाइसेस में होता है। और उसके अंदर कुछ भरा रहता है, मतलब इसके अंदर नॉन कॉन्डक्टिंग मटेरियल होता है। अब देखिए आपको देखने में ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ डाला हुआ है, कुछ मटेरियल यूज किया जाता है। आप वैक्स यूज कर सकते हैं, मेटल यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, कुछ भी नॉन कॉन्डक्टिंग मटेरियल यूज किया जा सकता है। वो क्या करेगा, इसके अंदर डाल दीजिएगा तो चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो अगर चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ गया तो आप कहेंगे कैपेसिटेंस ज्यादा है। अगर चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी कम है तो आप बोलते हैं कैपेसिटेंस कम है। कोई दिक्कत वाला? तो कोई भी डिवाइस अपने अंदर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, कम चार्ज को स्टोर करेगा, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब ये सब भी क्या है, कंडक्टर ही है। अब ये अलग अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा इसको देखते भी हैं। रहता है, ड्राई रहता है, ऑयल वाला, उसमें देखिए ना ऑयल वाला भी होता है, ड्राई भी होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है जी, उस तरीके का इसमें भी ऑयल रहता है, इसमें भी डाला जाता है, अलग रहता है। अब देखिए यही कैपेसिटर है, अब ये साइज में थोड़ा सा छोटा है, अभी जो दिखाए थे ये साइज में बड़ा है। कहाँ यूज होता है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होगा, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, उसका जो सर्किट होता है, जब उसको खोलिएगा उसका जो किट होगा उसमें देखिएगा छोटा बड़ा बहुत सारा लगा रहता है। तो ये सारा कैपेसिटर है, ये डिवाइस को एक पुश देता है मूवमेंट करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, ये भी आपका डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूनिट जो स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, इसका यूनिट फैराड होता है। तो माइक्रो फैराड में हम लोग लेते हैं, और ये 450 वोल्ट तक ये टॉलरेट कर सकता है। बात होगा आगे टॉलरेंस वगैरह पे। अभी आप देख लीजिए कि ये है कैसा, इस पे लिखा क्या रहता है और कितने तरीके का होता है, क्योंकि आगे चल के सारा निकालना होगा। तो ये भी है आपका, ये सिलेंड्रिकल होगा। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ±5% दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास भी ये है, इस पे भी दिया हुआ है ±5%, इसमें ±5% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब ये है कि जितना इसका कैपेसिटी है उससे 5% ज्यादा भी वर्क करेगा और कम। ठीक है, इसको टॉलरेंस कहा जाता है। टॉलरेंस मतलब ये 5% ज्यादा और कम को टॉलरेट कर देगा। अब मान लीजिए कि जो एलईडी बल्ब बना है ये 220 240 के लिए, अब वोल्टेज आ जाए 440 तो रहेगा नहीं, खराब हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो रीजन क्या है कि उसका टॉलरेंस कम है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हम लोग टॉलरेंस को 5% ज्यादा और कम भी करके रखेंगे कि अगर वोल्टेज कभी ज्यादा आ गया या कभी कम आ गया तो भी ये 5% ज्यादा और कम पे काम करेगा। यही टॉलरेंस कहलाता है। अब देखिए ये हर तरह का है। अब माने मेरे हाथ में तो केवल सिलिंड्रिकल है, लेकिन ये देखिए स्फेरिकल भी होता है, पैरेलल प्लेट भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, तरह तरह का होता है वाला। अब जैसा जहां जरूरत होता है उस तरीके का यूज करते हैं। कहीं छोटा डिवाइस है, छोटा एलिमेंट है, तो उसके लिए स्मॉल देते हैं, छोटा पावर का कैपेसिटर यूज होता है। कहीं बड़ा जरूरत होता है तो हम लोग बड़ा भी देते हैं। डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसा है, यूज के हिसाब से कैपेसिटर
यूज किया जाता है और सभी एलिमेंट के लिए देते हैं, सभी एलिमेंट के लिए। आपको कोई सर्किट हम दिखाएंगे उसमें देखिएगा सभी एलिमेंट के लिए ये कैपेसिटर यूज होता है। अब ये जो होता है प्लास्टिक का कवर देखिएगा इस पे लगाया रहता है, क्यों नहीं लगाइएगा तो इसका जो सरफेस होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ या अगल बगल जो डिवाइस रखा रहता है नॉन कॉन्टैक्टिंग मटेरियल उसको एनर्जी सप्लाई कर देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं प्लास्टिक के कवर में रख देते हैं। इससे क्या होगा कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, अब चार्ज होगा तो ये अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। जहां कवर हटा दीजिएगा तो एयर के कांटेक्ट में आके या किसी नॉन कॉन्टैक्टिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आ गया तो इसका एनर्जी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए तो यही सारा है। और ये जो आप छोटा छोटा देख रहे हैं ये होता है सिरेमिक्स कैपेसिटर। ठीक है, सिरेमिक्स का बना होता है, मतलब उसको चीनी मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, उसमें सिलिकेट का मात्रा होता है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो यही है, अब देख सकते हैं सबका मेजरमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। ये भी है आपका कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस होता है। देखिए सिरेमिक कैपेसिटर लिखा हुआ, अभी इसी के बारे में बता रहे थे। और जितना ये लिखा हुआ है सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ टॉलरेंस है, मल्टीप्लायर है, डिजिट है, ये सारा आगे चल के हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। और टॉलरेंस आपको बताए हैं कि टॉलरेंस बताता है कि हम अपने जितना मेरा वैल्यू है उससे 5% ज्यादा और 5% कम भी काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसी सब के बारे में निकालने वाले होते हैं कि सर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, कैपेसिटेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, लिखा जाए। हेडिंग हो गया ना हम लोग का कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। लिखेंगे टू मेजर the ability of a conductor, to measure the ability of a conductor, to measure the ability of a conductor, the ability of a conductor to store, the ability of a conductor to store electric charge, to store electric charge or energy, to store electric charge or energy, electric charge or energy is known as, electric charge or energy is known as electrical capacitance, is known as electrical capacitance, is known as electrical capacitance or capacitance of a conductor, or capacitance of a conductor, or capacitance of a conductor। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे it is found that a rise in potential of a conductor, a rise in potential of a conductor is directly proportional to, a rise in potential of a conductor is directly proportional to, amount of charge, directly proportional to amount of charge given to the conductor, amount of charge given to the conductor, amount of charge given to the conductor। अब देखिए, मानिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर है और इसमें चार्ज है, तो चार्ज होने का मतलब हो गया कि इसके पास पोटेंशियल है। तो हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है और आपसे कहा गया कि इसको 11 वोल्ट कर दीजिए। आप कितना बढ़ाने के लिए कहा गया? 1 वोल्ट। तो अब बताइए
कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट अपने आप बढ़ जाएगा कि इसको चार्ज देना पड़ेगा? बिना चार्ज दिए इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा वाला? बिल्कुल नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर वी गिव द चार्ज टू द कंडक्टर, हम इसको चार्ज देंगे। तो अगर कम चार्ज दीजिएगा तो कम पोटेंशियल राइज करेगा, ज्यादा चार्ज दीजिएगा तो ज्यादा पोटेंशियल राइज करेगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, या अगर चार्ज कम देंगे या नहीं देंगे तो पोटेंशियल कम रहेगा, चार्ज ज्यादा दिया जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा राइज होगा। और बिना चार्ज दिए हुए पोटेंशियल राइज होगा वाला? बिल्कुल नहीं। तो याद रखेंगे, यही हम लोग अभी लैंग्वेज में लिखे हैं। हमने लैंग्वेज में यही लिखा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा ये इंक्रीज इन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। हमें चार्ज कम देंगे, नहीं देंगे तो चार्ज अगर कम रहेगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, अगर चार्ज ज्यादा दिया जाएगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। कोई दिक्कत वाला? यही हमको समझना था। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखिए। लिखेंगे लेट स्मॉल q बी द, let a small q be the charge, let a small q be the charge on the conductor, charge on the conductor, and v be the potential, and v be the potential, and v be the potential, then capacitance of conductor, then capacitance of conductor, that's the thing। अब देखिए बालक, आपके पास कोई कंडक्टर है और आप स्मॉल चार्ज दिए हैं, तो याद रखेंगे यही 1 प्लस को स्मॉल चार्ज कहेंगे, फिर 1 दे दिए। इस तरीके से हम चार्ज इसमें भरते गए। तो बताइए जब टोटल चार्ज हो गया तो कैसे डिनोट करेंगे? Q से। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C। तो क्या यहाँ पे कहा जा सकता है कि Q प्रोपोर्शनल टू V? चार्ज जो है पोटेंशियल का प्रोपोर्शनल होता है। If we increase the charge, potential will be increases. If we decrease the charge, potential will be decreases। अब इसमें से हम कुछ हटा दिए तो बताइए पोटेंशियल उतना ही रहेगा कि डिक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर बढ़ा दिया जाए, चार्ज और लाइक इसमें डाल दिए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे चार्ज है प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब ये प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हटाएंगे, we use a constant C, और that is Q equal to CV। अब यहाँ C क्या है? C is a constant, that is the capacitance of the conductor। ये जो C है constant है और यही इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाता है। अब डायग्राम बनाएंगे, नीचे इसको लिखेंगे। पहले डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद नीचे इसको लिखना है। Q प्रोपोर्शनल टू V, और जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे we use a constant C, that is called capacitance of a conductor। हो गया बालक? C के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। लिखेंगे where C is the constant, where C is a constant called, where C is a constant called capacitance of, where C is a constant called capacitance of conductor, where C is a constant called capacitance of conductor, capacitance of conductor। तो बताइए Q equal to CV आपने रखा है, आपने रखा है Q equal to CV, यहाँ से C equal to क्या होगा? Q upon V होगा। तो that is equation 2। लिख लेंगे इसको।
दैट इज इक्वेशन 2 C इक्वल टू कितना है Q अपॉन V। अब यही क्या है, तो यही कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा तो हमको टोटल चार्ज और पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा, कैपेसिटेंस। लैंग्वेज लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 is the capacitance of a conductor. Equation number 2 is the capacitance of a conductor. Is the capacitance of conductor. कोई दिक्कत वाला? तो किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकालना हो तो आपके पास दो क्वांटिटी होना चाहिए, एक चार्ज होना चाहिए, एक पोटेंशियल होना चाहिए। अब इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला में आएंगे, तो नोट करके लिखा जाए, SI unit and dimensional formula of SI unit and dimensional formula of electric SI unit and dimensional formula of इलेक्ट्रिक हटा दीजिएगा, केवल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर लिखिए। SI unit and dimensional formula of capacitance of a conductor, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो सबसे पहले एसआई यूनिट पे बात कर लेंगे हम लोग। एसआई यूनिट तो C इक्वल टू कितना पढ़े, Q अपॉन V। तो बताइए चार्ज के लिए क्या होगा वाला, चार्ज के लिए कूलम होगा और पोटेंशियल के लिए क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट या कूलम वोल्ट इनवर्स 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड। नाम सुने हैं? लिख लिया जाए। तो कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलेंगे फैराड। अभी आपको डिवाइस जो हमने दिखाया था उसपे आप देखो माइक्रो फैराड लिखा हुआ था, F लिखा हुआ था। और फैराड को लिखा कैसे जाता है, तो कैपिटल F से। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला तो C इक्वल टू Q अपॉन V। बताइए चार्ज का क्या होता है, चार्ज का बताओ, AT या IT भी होता है। पोटेंशियल का आप बताइए, फिर से बोलिए। चलिए ध्यान देंगे, ये रहा M L स्क्वायर इनवर्स 3 A इनवर्स 1। अब यहाँ पे M को ऊपर लाना है तो M इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। L स्क्वायर लेके आइए तो L इनवर्स 2 हो जाएगा, और जब -3 को लाएंगे तो +3, और एक पहले से भी है, ये t का पावर 4 होगा, और ये पहले से इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, और ये 1 जाएगा तो 1 1 कितना हुआ 2, ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो क्या मिला, M इनवर्स 1 L इनवर्स 2 t टू द पावर 4 और A स्क्वायर लिख दीजिए। आपको डायमेंशनल फार्मूला याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हो गया वाला, तो एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए। अभी हम लोग किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। नहीं मुझे अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अगर किसी कंडक्टर के पास चार्ज रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के पास चार्ज है, तो इसके अंदर का चार्ज किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके अंदर का चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा समझना है।
तो हमको लिखना होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है, तो हेडिंग दिया जाए। हेडिंग देंगे फैक्टर्स affecting capacitance of a conductor। फैक्टर्स affecting capacitance of a conductor। कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है? तो लिखेंगे देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा, देयर आर फॉलोइंग factors to affecting capacitance of a conductor। There are following factors to affecting capacitance of a conductor। हो गया बराबर। अब एक एक करके जितना फैक्टर होगा लिखना होगा। तो सबसे पहला फैक्टर का नाम है एरिया ऑफ कंडक्टर। पहला फैक्टर का नाम है एरिया ऑफ कंडक्टर, लिख लेंगे और इसको डिफाइन करना होगा, सामने ही लिखिएगा। लिखेंगे when area of conductor increases then its potential decreases and capacitance increases। अब क्या लिखा है थोड़ा इसको समझते हैं। आपने लिखा कि एरिया ऑफ कंडक्टर अफेक्ट करता है किसको? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आपने लिखा है, समझिए वाला, कि अगर एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज, और कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज। यही ना लिखा है वाला कि इफ वी इंक्रीजेस द एरिया पोटेंशियल विल बी डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। तो देखिए जब तक डायग्राम से समझिएगा नहीं, ऐसे ये समझ में नहीं आता है वाला, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया एक कंडक्टर ले लीजिए और इसके अंदर चार्ज को रखिए। तो मान लेते हैं इसमें टोटल 100 चार्ज है, कोई दिक्कत वाला, ये जो प्लस आप लिए हैं 100 है। तो आपसे पूछा जाएगा ये बताइए पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चार्ज रहेगा तभी पोटेंशियल रहता है, चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो गया। अब मान लीजिए ये क्लासरूम है, ठीक है, अभी जो आएगा कहेगा क्लासरूम तो पूरा भरा हुआ है, पूरा एकदम स्टूल लगा के बैठे हैं, एकदम जाम चल रहा है ना जी। तो अब बोलेगा कि चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है। अब इन्हीं बच्चों को यहाँ से उठा के और ले जाकर रमना मैदान में रख दिया जाए तो कोई कहेगा 2-4 को तो आदमी देखने खड़ा था, मतलब इतना अमाउंट है फिर भी एरिया के रिस्पेक्ट में आप कम हो गए। अब इसी चार्ज को इसमें लाके हम रख दिए, इसमें हम प्लस रख दिए, तो अब बताइए कि चार्ज के रिस्पेक्ट में आपका अमाउंट कम हो गया कि नहीं? अब तो कम हो गया। अब बताइए इसमें और चार्ज लाया जा सकता है, तो इसका आप कह सकते हैं कि सर एरिया तो हम बढ़ा दिए लेकिन एरिया के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। क्यों? यहाँ पर ठीक था क्योंकि जितना एरिया उतना ही चार्ज था, यहाँ पर पोटेंशियल हाई था, लेकिन जैसे ही टोटल चार्ज को इस बड़े वाले एरिया में डाले तो एरिया बढ़ गया और एरिया के रिस्पेक्ट में ये कम हो गया, कम काउंट होगा।
और इसमें 10,000 चार्ज आना है और अभी आप कितना लेके आए हैं 100। तो एरिया के रिस्पेक्ट में आपका चार्ज कम है तो पोटेंशियल क्या हुआ डिक्रीज। अब बताइए कि यहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ चुका है किस चीज के लिए चार्ज रखने के लिए। तो आप बोलेंगे कि सर पहले तो जगह नहीं था इसमें कैपेसिटेंस नहीं है मतलब अब बाहर से इसमें चार्ज को ऐड नहीं किया जा सकता है लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस मतलब अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी। तो बताइए अभी तो इसके अंदर 100 है और हम बोलेंगे 10,000 इसमें आ सकता है तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एनर्जी है कि नहीं। आप इसमें और सारा चार्ज रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप बोलिएगा कैपेसिटेंस क्या हो गया बढ़ गया। जब साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा चार्ज आएगा ना बालक। तो इसमें ज्यादा चार्ज आएगा तो इसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा ज्यादा ही होगा। कोई दिक्कत समझने में। तो इफ वी इंक्रीजेस द एरिया पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। अब हमको डायग्राम के माध्यम से बताइए एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल लिए स्फीयर लिए है और एक 50 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर लिए हैं। तो अब बताइए इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा इस साइज में बड़ा होगा तो बड़ा होने के कारण इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखा जाए नेचर ऑफ द सराउंडिंग और मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग और मीडियम। अब बताइए किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अफेक्टेड करने वाला दूसरा पॉइंट क्या है द नेचर ऑफ सराउंडिंग और मीडियम। आप देखें डायग्राम में इसको प्लास्टिक के कवर में रखा गया था। अभी आपको हमने दिखलाया था प्लास्टिक के कवर में रखा गया था। क्यों कि अब नेचर को सराउंडिंग को एनर्जी डिस्चार्ज न कर दे इसीलिए इसको प्लास्टिक में रखा जाता है। कल आप देखे थे बैटरी हम यूज कर रहे थे तो वो कागज में था ठीक है। क्यों था वो चाहता तो ओपन भी करके देता। तो ओपन कीजिएगा तो हो सकता है ये धीरे धीरे अपना पोटेंशियल क्या कर दे लूज कर दे। तो लिखेंगे व्हेन अ कंडक्टर इज नेचर ऑफ द मीडियम और सराउंडिंग में लिख रहे हैं व्हेन अ कंडक्टर इज टेकन फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम when a conductor is taken from vacuum to medium then its potential decreases and capacitance increases. Potential decreases and capacitance increases. हो गया वाला। अब देखिए ये क्या कह रहा है ये एयर से या वैक्यूम से हम किसी दूसरे मीडियम में लेके जा रहे हैं। तो बताइए ये तो डेंसर हो जाएगा ना जी। ये रेयर होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास चार्ज कंडक्टर है आप एयर से किसी मीडियम में लेके जा रहे हैं तो याद रखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होता है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है। तो ज्यादा पार्टिकल रहेगा और इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका एनर्जी कम कर देगा। तो एनर्जी कम करने का मतलब पोटेंशियल क्या हो गया कम हो गया। तो इसका अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मान लीजिए एनर्जी कम हो गया तो हमारा पॉसिबिलिटी बढ़ गया इसमें चार्ज डालने का। अब इसमें हम चार्ज बाहर से डाल सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो चुका है कम हो चुका है। कम क्यों हो गया है क्योंकि आप इसको एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में लेके जा रहे हैं और जब मीडियम में लेके जाइएगा तो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है ये कितने अमाउंट में डिक्रीज करेगा। लेकिन फाइनल है कि डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है कि ये डेंस होता है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेगा तो ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल से चार्ज थोड़ा थोड़ा लेता रहेगा और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल क्या कर देगा डिक्रीज। तो पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज। अभी तो लिखे हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो याद रखेंगे पोटेंशियल कम हो गया। दोनों में कौन सा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब
कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत बात? अब मान लीजिए आप कोई आयरन रॉड ले लीजिए, आयरन रॉड ले लीजिए और आप हवा में रखे हैं, उसको पानी में डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा? कि जितना वाटर का मॉलिक्यूल से सारा एनर्जी ले लेगा, ठीक है, सारा एनर्जी क्या करेगा, उससे ले लेगा, आपके आयरन बॉडी से जितना एनर्जी है कंज्यूम कर लेगा, तो तुरंत क्या हो जाता है, ठंडा। आप बोलते हैं ठंडा हो गया। या कुछ देर हवा में ही छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा। तो अब बताइए उसका एनर्जी ले कौन लिया? तो आपके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल से जो पार्टिकल है मीडियम का, वही तो एनर्जी रिलीज कर दिया, वही तो ले लिया। चलिए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ, थर्ड नंबर में लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर। थर्ड नंबर में लिखा जाए प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर नियर बाय, प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर नियर बाय अनदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर नियर बाय अनदर कंडक्टर। हो गया वाला। अब देखिए हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, एक अनचार्ज है, इसके बगल में लाके रख देंगे, चार्ज वाले के बगल में लाके रख दिया अनचार्ज वाले को। अब ये क्या करेगा, इस पे पोलराइजेशन आपको पढ़ा है, चार्ज का पोलराइजेशन, तो क्या करेगा कि इस पर चार्ज का पोलराइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा और इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा। अगर कंडक्टर के बगल में नॉन कंडक्टिंग रख दीजिएगा तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे ये क्या कर लेता है, ठीक है, कम कर देगा, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम कर देगा। तो जब पोटेंशियल इस पर कम हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा जी, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए चार्ज कंडक्टर के बगल में अनचार्ज हम लोग नहीं रखते हैं। अगर अनचार्ज आप रख भी दिए तो किस कवर में रखिएगा, तो पॉलीयूरेथीन के कवर में रखेंगे, क्योंकि पॉलीयूरेथीन क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, इस चार्ज को बाहर रिलीज नहीं होने देगा। क्लियर है बालक? तो इसको डिफाइन करते हैं, लिखेंगे when a uncharged conductor, when a uncharged conductor kept near, when uncharged conductor kept near to a charged conductor, then its potential decreases, and capacitance increases. Then potential decreases and capacitance increases. क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे, कोई अगर चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसके बगल में नॉन कंडक्टिंग नहीं रखा जाता है। ये नॉन कंडक्टिंग रख दीजिएगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा, चार्ज को इंड्यूस्ड करना शुरू करेगा और इस पे धीरे धीरे चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब इस पे चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल क्या हो गया, कम। जब पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। कैपेसिटेंस मतलब क्या हुआ, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी तो बढ़ ना गया, अब इसमें और ज्यादा हम लोग चार्ज डाल सकते हैं क्योंकि खाली हो गया। तो यही तीन फैक्टर था जिसके बारे में हमको जानना था। अब एक नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में लिखा जाए फैराड। आपसे कहा जाएगा कि 1 फैराड, 10 फैराड, 20 फैराड अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 माइक्रो फैराड या 1 फैराड? ये होता क्या है? चलिए पहले समझा दे, उसके बाद ही लिखा जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करने के लिए, मतलब ये 10 था
हम 11 करना चाहते हैं, तो हम कितना राइज करना चाहते हैं? 1 वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट राइज करने के लिए अगर 1 कूलम्ब चार्ज देते हैं तो कहा जाता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैराड। मतलब किसी भी कंडक्टर पर 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इसको दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस मतलब है चार्ज को स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है वो कितना कहलाता है? 1 फैराड। अब ये है कि सर 10 फैराड लिखा हुआ है, फॉर्मूले में देखिए क्या होता है। 1 फैराड क्या है? तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट, यही ना होता है जी। C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो 1 वोल्ट राइज करने के लिए आप 1 कूलम्ब चार्ज दिए हैं तो दैट इज कॉल्ड 1 फैराड। अब कोई लिख देगा 10 फैराड, इसका मतलब कि 1 वोल्ट राइज करने के लिए आप 10 कूलम्ब का चार्ज दिए। तो पोटेंशियल का राइज हमेशा एक ही रहेगा, आप एक ही वोल्ट बढ़ाने के लिए लेंगे, लेकिन 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आप कितना चार्ज दिए? 10 कूलम्ब। तो अब इसका जो स्टोरेज होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, कितना कहलाएगा? 10 फैराड। तो अब बताइए चार्ज का अमाउंट बढ़ गया कि घट गया? चार्ज अब 10 कूलम्ब दिए हैं, पहले एक ही कूलम्ब दे रहे थे, अब 10 कूलम्ब दे रहे हैं, तो चार्ज का अमाउंट बढ़ा है कि घटा है? ठीक है, तो जब चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा तो इसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, चार्ज कम तो कैपेसिटेंस कम। कोई दिक्कत वाला? अब वहां लिखा है 20 फैराड, तो 20 फैराड का मतलब क्या हुआ बताइए? तो 20 फैराड का मतलब ये हुआ कि किसी कंडक्टर पर 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए आपको कितना चार्ज देना होगा? 20। कोई दिक्कत वाला? रीजन क्या है? छोटा रहता तब ना छोटा देते जी, बड़ा हो गया तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर छोटा बच्चा है तो 1 रोटी खाएगा तो उसका पेट भर जाता है, कोई बड़ा है कहेगा हम 5 खाएंगे। तो देखिए दोनों का उतना ही वर्कडन, दोनों उतना ही कर रहा है, दोनों का पोटेंशियल एक ही वोल्ट बढ़ रहा है, लेकिन किसी को 1 कूलम्ब देना पड़ रहा है, किसी को 20 कूलम्ब। तो अब इसका मतलब तो ऑब्वियसली ये है कि सर इसका साइज इसका मतलब बड़ा होगा, तभी तो ज्यादा ले रहा है। तो दैट इज 1 फैराड। चलिए डिफाइन कीजिए फैराड को। लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी, capacity of a conductor is said to be 1 farad. Capacity of a conductor is said to be 1 farad. 1 farad if 1 coulomb of charge, capacity of a conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge is required, 1 coulomb of charge is required to raise the potential of, required to raise the potential of, to raise the potential of 1 volt, to raise the potential of 1 volt, to raise the potential of 1 volt। मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए हम 1 कूलम्ब चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैराड। कोई दिक्कत वाला? और ये निकाला कैसे गया है? तो C इक्वल टू Q अपॉन V, इसी से निकाला गया। अब आपको दे दिया गया 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, 1 पिको फैराड। तो ये बताइए या आपका कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है फैराड है कि मिली फैराड है? फैराड है कि माइक्रो फैराड है? केवल फैराड है, माइक्रो मिली नहीं है बालक, तो हटा देना होगा। क्वेश्चन में आएगा तो हम रिप्लेस कर देंगे। तो मिली कैसे हटाया जाता है? 10 टू द पावर -3 से, ये होगा 10 टू द पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 फैराड। नैनो है 10 टू द पावर -9, पिको है 10 टू द पावर -12। चलिए ये लिख कर ऊपर वाला और नीचे ये सारा लिखना।
हो गया बालक। तो एक और टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत छोटा टॉपिक है, तो हेडिंग दिया जाए एक्सप्रेशन ऑफ, ये हो गया ना, हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor, expression of capacitance of, expression of capacitance of spherical conductor, spherical conductor, ये हटा दिया जाए। चलिए एक निकाल के थोड़ा सा चेक करेंगे कि सर अगर स्फेरिकल कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि पृथ्वी भी, अर्थ भी स्फेरिकल है, तो उसका भी निकाल लेंगे अगर ये मालूम चल जाए। तो याद रखेंगे हम लोग स्फेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, ये अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर करता है, यही कैपेसिटेंस निकालेंगे। हेडिंग हो गया हम लोग का, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए, लिखेंगे लेट अस कंसीडर a spherical conductor, let us consider a spherical conductor which having radius capital R, which having radius capital R, दिख रहा है डायग्राम में? तो डायग्राम में है, कहाँ के दिखेगा? सारा के दिख रहा है। देखिए बनाना नहीं है, अभी केवल समझना है। सारा के हाथ दिख रहा है ही नहीं। चल कोई बोला है सामने, थोड़ा सा देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बालक, ठीक है, इसमें चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट है। फुल स्टॉप देके आगे लिखेंगे कैपिटल क्यू बी द चार्ज, इसी में फुल स्टॉप देके आगे लिखना है कैपिटल क्यू बी द चार्ज, कैपिटल क्यू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, कैपिटल क्यू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो देखिए डायग्राम थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर लीजिए और इसमें रेडियस ले लीजिए r, तो रेडियस r ले लिए और कह रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कहां पर, सरफेस पर, तो लीजिए। और एक चीज और आपको बता दें, अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज दीजिएगा, ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए किसी को हम चार्ज दे रहे हैं, तो जब चार्ज अंदर टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो सारा चार्ज कहां जाता है, सरफेस पे। याद रखेंगे कि अगर कोई वायर है तो वायर में चार्ज का फ्लो कहां होता है, तो ऑन द सरफेस, सरफेस में ही चार्ज का फ्लो ज्यादा होता है। इसीलिए ये जो वायर है इसको काटिएगा तो इसमें पतला पतला बहुत सारा वायर होता है। तो चाहता तो एक ही मोटा वायर दे देता, लेकिन बहुत सारा होने का पर्पस ये है कि जितना सरफेस उतना सरफेस पे चार्ज का फ्लो होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि सर मान लीजिए इसमें हम चार्ज देंगे तो सब चार्ज कहाँ जाएगा, ऑन द सरफेस। क्लियर है बात? अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लें। अब कोई ये भी कह सकता है सर अंदर चार्ज नहीं है, अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल है, आप चार्ज इसको दिए हैं, ध्यान देंगे, चार्ज दिए हैं तो चार्ज इसमें भर जाएगा, तो सब कहाँ चला जाएगा बादल, ऑन द सरफेस। सबसे ज्यादा चार्ज का डेंसिटी कहाँ होता है, ऑन द सरफेस। आप दिए हैं तभी बढ़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप चार्ज सप्लाई किए हैं, बिना चार्ज सप्लाई का पोटेंशियल बढ़ ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत। लिखेंगे we know that capacitance of
we know that capacitance of conductor C equal to Q upon V. C equal to Q upon V. C equal to Q upon V. इसके नीचे now electric potential on the surface of spherical conductor. Electric potential on the surface of spherical conductor. तो याद कीजिए पोटेंशियल बहुत सारा निकाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाले थे पोटेंशियल। तो जब सरफेस पे कर रहा है तो पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो r है, ये कितना होगा इक्वेशन 2। अब ये v का वैल्यू कहाँ रख दिया जाए इक्वेशन 1 में। ये जो v का वैल्यू है हम यहाँ रखेंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, इक्वेशन 2 लिख लेंगे। तो v कितना आएगा बालक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in equation first। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in equation first। v का वैल्यू कहाँ रख दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट में। ये हो जाएगा बालक c इक्वल टू q अपॉन v। v कितना लेके आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इसके अपॉन में 1 कीजिए तो 4 स्टेप 1 2 3 4। ये कितना q अपॉन 1, ये सारा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और नीचे कितना q से q कैंसिल बालक। तो c इक्वल टू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इक्वेशन चलिए ये सेकंड था, ये हो जाएगा थर्ड। वो तो क्या बालक यही आपका कैपेसिटेंस है किसके लिए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। हो गया बालक। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 is the expression of capacitance of spherical conductor। स्फेरिकल कंडक्टर लिख दीजिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर अभी पढ़ाए नहीं है तो आप कंडक्टर ही लिखेंगे। अब ये बताइए इसमें कौन है कांस्टेंट, इसका वैल्यू बताइए कितना। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ये 1 था, ये तो ऊपर ना है जी, वही कहां से है, ये ऊपर है, 1 कहां है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो e जब ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻⁴ = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू है, कितना वैल्यू है 1/9 × 10⁹। अब ये बताइए कि ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाइए, कांस्टेंट है, तो C में और R में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब कि अगर स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ज्यादा है तो कैपेसिटेंस भी, अगर इसका रेडियस कम है तो कैपेसिटेंस भी। यही हम लोग समझ रहे थे पहले भी। आप लिखे थे कि सर साइज अगर चेंज कर देंगे तो साइज चेंज कर दीजिएगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगा और डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ से C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये तो लिख लिए हैं, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके फ्रॉम इक्वेशन 3 C प्रोपोर्शनल टू r।
from equation 3 C proportional to R, C proportional to R। इसका मतलब बताइए क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब अगर आपका कंडक्टर स्फेरिकल है तो उसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। रेडियस ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा, रेडियस कम कैपेसिटेंस कम। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 we can say that from equation 4 we can say that capacitance of, from equation 4 we can say that capacitance of spherical conductor is directly proportional to its radius, directly proportional to its radius। दिख रहा है? बस यहीं पे स्टॉप।